कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इस चैप्टर का कोर बैकग्राउंड क्या है? अगर हम एक कंपनी की तरह सोचें तो जनरली हम कहां से पैसा उठा सकते हैं? बताओ मेजर मेरे 4 बड़े सोर्स जहां से हम पैसा उठा सकते हैं। सर शेयर्स, मतलब इक्विटी, हाँ इक्विटी, प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस दो तो ये हो गया, इक्विटी प्रेफरेंस हो गया, डिबेंचर्स, डिबेंचर एंड लोन एक टाइप हो गया, हाँ डिबेंचर एंड लोन, एंड मेरा खुद का रिजर्व्स। हाँ तो ये 4 मेजर फंड है मेरे पास, या ये 4 मेजर सोर्स है जहां से हम फंड अरेंज कर सकते हैं। हमको ये जज करना है कि किसके पीछे मेरा कितना कॉस्ट पड़ रहा है, और ये नंबर्स में नहीं, रुपीज में नहीं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उल्टा पढ़ो, मेरे कैपिटल के लिए कितना कॉस्ट पड़ रहा है मेरे, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो सर ये आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं? ये तो पता ही है कंपनी कितना परसेंटेज डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, कंपनी कितना परसेंट पे लोन लिया है, कंपनी कितना परसेंट डिवेंचर वालों को ब्याज चुका रही है, तो पता ही है क्वेश्चन में डायरेक्ट। हाँ आपके मन में ये बात आनी चाहिए, सर ये तो गिवन डेटा है कि कंपनी कितना परसेंटेज वाला डिवेंचर इशू किया है, कंपनी कितना परसेंट पे लोन लिया है, कंपनी कितना परसेंट डिविडेंड दे रहा है इक्विटी को, कितना परसेंट डिविडेंड दे रहा है प्रेफरेंस को। और रिटेन अर्निंग का तो मेनली इक्विटी से कनेक्शन होता है, रिजर्व एंड इक्विटी तो एक ही होता है। तो हम यहाँ पे एक आपके लिए ट्विस्ट जोड़ते हैं। ट्विस्ट ये जोड़ रहे हैं कि आपको जो सामने आंखों से दिखता है कि मान लो हम बोलते हैं 9% डिवेंचर, तो तुम क्या बोलोगे? सर डिवेंचर अरेंज करने के लिए आपको 9% ब्याज चुकाना पड़ रहा है। एवरीवन विल एग्री ऑन दिस कि अगर हम 9% डिवेंचर बोल रहे हैं, मतलब हम डिवेंचर से पैसा अरेंज करने के लिए 9% ब्याज चुका रहे हैं, मतलब डिवेंचर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है। बट ये आपको सामने सामने दिखाई दे रहा है, इसमें एक या 2 इंपॉर्टेंट बातें छुपी हुई है। नंबर 1, टैक्स फैक्टर। डिवेंचर का इंटरेस्ट आपका टैक्स बचाता है। तो आपको जो ओवरऑल 9% दिख रहा है, ये 9 नहीं है। मान लो मेरा 50% अगर टैक्स रेट है तो ये मेरे लिए 4.5 ही पड़ा, क्योंकि इधर हम 9.5% डिवेंचर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उस पर हम 4.5% टैक्स भी बचा ले रहे हैं, 50%। तो एक फैक्टर, हमको टैक्स फैक्टर को देखते हुए हमको अपने ये जो कॉस्ट डायरेक्ट 9% दिखाई दे रहा है वो गलत है, वो रेट कुछ और होगा, कम होगा। एक और फैक्टर है, डिवेंचर इशू कितना प्राइस में किए सर, डिवेंचर इशू कितना प्राइस में किए, डिवेंचर रिडीम कितने प्राइस में कर रहे हो। क्योंकि आप रिडम्पशन अगर कम में कर रहे हो तो आपका फायदा हो रहा है, तो इधर आप ब्याज ज्यादा दे रहे हो, लेकिन उधर आप फायदा पहुंचा ले रहे हो अपने आप को। आप डिवेंचर इशू किए डिस्काउंट पे, तो ये आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तो आप ब्याज भी चुका रहे हो, ऊपर से डिवेंचर के लिए भी कम पैसा आपके पास आए, तो आपका कॉस्ट बढ़ रहा है। मतलब अगर डिवेंचर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, मतलब मेरा ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रहा है, 9% ब्याज प्लस जितना % डिस्काउंट दे रहे हैं। इधर में अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो मेरा कॉस्ट कम हो रहा है, 9% ब्याज हम दे रहे हैं, लेकिन डिवेंचर भी हम 2 रुपया प्रीमियम पे बेचे, तो मेरा वहां परसेंटेज टूट रहा है। रिडम्पशन के टाइम में प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं या पार पे रिडीम कर रहे हैं, इससे भी फर्क पड़ता है। यानी ओवरऑल 2-3 फैक्टर है सर, जिनके कारण मेरा कॉस्ट ऑफ डेप्ट में फर्क पड़ता है। वैसे ही जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का बात करते हैं, उनमें टैक्स तो नहीं बचता, बट उनमें मार्केट प्राइस का इंपैक्ट पड़ता है मेरे को, इशू प्राइस का। हम डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं वो इशू, अगर हम डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं लेकिन मेरा इशू प्राइस भी हाई है, तो मेरा वहां बेनिफिट एडजस्ट हो रहा है। तो ये कुछ एक लॉजिक्स है जिनके कारण हमको अपना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या स्पेसिफिक आइटम का कॉस्ट ऑफ कैपिटल वापस से एक बार कैलकुलेट करके देखना पड़ रहा है कि कंपनी को अल्टीमेटली कितना कॉस्ट पॉकेट पे पड़ा। ये लॉजिक सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो, पहले इस चैप्टर का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। बोलो सर, जो अंडर राइटर या ब्रोकर लोग को जो, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड मनीष, वो मेरा कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है, हाँ वो मेरे इशू प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस करते हैं। तो ओवरऑल तुम लोग जो बोल रहे हो कि सर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके कारण आपको जो 9% डायरेक्ट दिखाई दे रहा है वो 9% डायरेक्ट दिखाई नहीं देना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं दिखाना चाहिए। डायरेक्ट 9% ठीक ही दिखाई दे रहा है आपको, बट ओवरऑल आप इम्पैक्ट, आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, नेट इफेक्ट ऑन माई कंपनीज कॉस्ट फॉर अरेंजिंग दोज कैपिटल, वो मेरे को याद है। तो यानी एक तरीके से देखो, हम यहाँ पे सामने पहले इन्फ्लेशन,
इन्फ्लेशन को तुम बाबू मेजर नहीं कर पाओगे यहाँ पे, और इन्फ्लेशन इसलिए भी मेजर नहीं कर रहे आयुष क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में नहीं इशू बात हो रहा है ना, ये इशू तो हम आज ही कर रहे हैं ना, हम आज डिसाइड किया हम आज ही इशू कर रहे हैं, इसी साल करंट ईयर में इंटरेस्ट चुका रहे हैं, तो ओवरऑल इंटरेस्ट का रेट तो एक बार फिक्स कर देते हैं तो बार बार हर साल बदलेगा नहीं, तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है वहां पे, है ना। हाँ सर, तो इन्फ्लेशन एक फैक्टर नहीं है हाँ यहाँ। सर, ठीक है, तुम लोग देखो जब रियल वर्ल्ड का बात करते हो, प्रैक्टिकल वर्ल्ड का बात करते हो, तो वो भी एक फैक्टर बन सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ सर, आप करेक्ट हो अपनी जगह, सर इन्फ्लेशन एक फैक्टर हो सकता है, बट आप लोग के सब में वो मेजरमेंट का जगह नहीं है आपके पास, तो उसको एक बार इग्नोर रख सकते हो। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को दो चीजें कैलकुलेट करनी है। देखो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक तो मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, मतलब इक्विटी का अलग, डेट का अलग, प्रेफरेंस शेयर का अलग, डेट मतलब लोन और वो दोनों हो गया, और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग यानी रिजर्व्स का अलग, तो चारों का अलग अलग कॉस्ट भी हमको निकालना है। और दूसरा चीज क्या कैलकुलेट करना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जिसको वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, चारों का मिला के अल्टीमेट इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। तो ये दो चीजें हमको इस चैप्टर में कैलकुलेट करना सीखना है। कोई का डाउट है कुछ तो बोलो, बट हम अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर का प्रैक्टिकल पार्ट। देखो एफएम जो आपका सब्जेक्ट है ना, वो बात भी यही करता है आपका ओवरऑल, हर चीज में आपको कॉस्टिंग निकालना पड़ेगा, कितना कॉस्ट पड़ रहा है मेरे को ये अरेंज करने का, फाइनेंस अरेंज करने का कितना, इसीलिए तो नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट देख रहे हो कि ओवरऑल फाइनेंस अरेंज मैनेज करने के लिए हमको कितना कॉस्ट चुकाना पड़ रहा है, इसीलिए ये सब्जेक्ट ही एफएम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, ये चारों सेपरेटली भी निकालना है, और लास्ट में फिर सीखेंगे ओवरऑल, वो बच्चा वाला बात है, उसमें कुछ ज्यादा नौटंकी है नहीं। अब आ जाओ पहला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिंबल। अच्छा, इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में कॉस्ट का सिंबल के होता है, कॉस्ट का सिंबल के होता है। तो देखो यहाँ पे के ई लिखा, के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के डी मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट, के पी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और के आर मतलब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो ऐसे इसका सिंबल चलता है के नाम से। ये करण जौहर वाला के नहीं है, न एकता कपूर वाला के है, ये कॉस्ट वाला के है। तो देखो यहाँ पे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मीनिंग लिखे, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन द इक्विटी फाइनेंस पोर्शन। देखो अब आप एक चीज सोचो, आप क्यों ये पढ़ रहे हो, वो भी एक फैक्टर है आपका। सर क्या होगा ये अलग से ओवरऑल इंपैक्ट निकाल के या नेट इफेक्ट निकाल के, कोई हमको बोल सकते हैं एक वर्ड में इसका आंसर? अगर ठीक से डेफिनेशन पहला 3 वर्ड पढ़ोगे तो आपको आंसर दे पाओगे आप। केई का डेफिनेशन जो लिखा है, केई डिफाइंड है सेकंड लाइन में, वहां पे अगर पहला 3 वर्ड ठीक से पढ़ लो तो आपको मीनिंग मिल जाएगा या रीजन मिल जाएगा आई वुड से। आप क्यों जानना चाह रहे हो कि डेब्ट के पीछे मेरा नेट कॉस्ट कितना पड़ रहा है, इक्विटी के पीछे, प्रेफरेंस के पीछे मेरा नेट कॉस्ट कितना पड़ रहा है? कोई आंसर? पहला 3 वर्ड देखो, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, इसी में मीनिंग छुपा हुआ है। हमको मिनिमम कितना देना पड़ेगा? वो तो निकाल ही रहे, क्यों निकाल रहे हैं वही तो पूछ रहे हैं। मिनिमम हमको कितना कमाना पड़ेगा अल्टीमेटली वो खर्चा बराबर करने के लिए। सर मेरा प्रॉफिट कितना होगा? नहीं, हमको ये जानना आयुष कितना होगा नहीं, प्रॉफिट कितना करना पड़ेगा। हाँ सर, बेटा खर्चा रिकवरी का खर्चा तो गिन लिए, हाँ सर, तो उतना कमाई नहीं करोगे तो खर्चा पाल के क्या करने वाले हो? मान लो डिवेंचर वालों को 9% ब्याज चुका रहे आयुष ओवरऑल, मान लो 18% ब्याज था, 50% टैक्स है, तो तुम ओवरऑल तुमको 9% का खर्चा पड़ रहा है। हाँ सर, आयुष उस पैसा से तुम कमा रहे हो 6%, क्या वो पैसा रखना चाहोगे कि लौटा के झमेला खत्म करना चाहोगे? लौटा देंगे। हाँ लौटा के, सर करके करेंगे क्या? तो बेवकूफपंती कर रहे हैं हम। खर्चा चुका रहे हैं 9%, कमा रहे हैं उस पैसा से 6%, तो हमको ये हो गया ना कि मिनिमम सर 9% तो कमाना पड़ेगा इस पैसा को लगा के कहीं पे। हाँ सर, तो यही तो जानने का मेरा रीजन हो गया कि हमको क्यों ये आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको कितना कमाना पड़ेगा, आई हैव टू अर्न दैट मच ऑफ रिटर्न सो दैट ये कॉस्ट हमको भारी न लगे। ठीक है, तो ये मेरा मेन अप्रोच था। अब देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का जनरली 2-3 मॉडल है। पहला बोला डिविडेंड प्राइस मॉडल, एक बोला डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मॉडल,
और एक बोला अर्निंग प्राइस मॉडल। 3 मॉडल है आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का। पहला मॉड्यूल का नाम है डिविडेंड प्राइस मॉडल, दूसरा मॉडल को बोलते हैं डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मॉडल, और तीसरा मॉडल को बोलते हैं अर्निंग प्राइस अप्रोच या अर्निंग प्राइस मॉडल, जो भी आप बोल लो। सर ये डीपी मॉडल क्या है? फॉर्मूला ही मीनिंग है डिविडेंड बाय प्राइस ऑफ द शेयर इन द मार्केट। डिविडेंड बाय प्राइस ऑफ द शेयर इन द मार्केट। ये ग्रोथ मॉडल क्या है? डिविडेंड बाय प्राइस ऑफ द शेयर प्लस ग्रोथ इन द मार्केट। और अर्निंग मॉडल का फॉर्मूला क्या? अर्निंग पर शेयर तुम कितना कमा रहे हो डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द पर शेयर इनटू 100। ये परसेंटेजेस में आंसर आएंगे, आई रिपीट अगेन, इसलिए इनटू 100 एक कॉमन फैक्टर है, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। हर फॉर्मूला में इनटू 100 है क्योंकि आपको ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। तो देखो डिविडेंड बाय प्राइस, हम एक एग्जांपल ले लेके नंबर्स में बात करते हैं। अच्छा यहाँ डी का मतलब एक बात बता देते हैं, ये डिविडेंड पुराने डिविडेंड का बात नहीं कर रहा है, पास्ट डिविडेंड या करंट डिविडेंड का बात नहीं कर रहा है। इस डी को D1 पढ़ो एक्चुअली में। सर D1 क्यों बोलेंगे? D1 मतलब फ्यूचर डिविडेंड होता है। हम क्या बोले, हमको कितना कमाना पड़ेगा, हम कितना कमा चुके उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या मेरे प्लानिंग के ऊपर? नहीं। आने वाले सालों में हम कितना डिविडेंड देने वाले हैं, तो फिर आने वाले सालों में कितना कमाना पड़ेगा। तो ये डी हमेशा फ्यूचर डिविडेंड का बात कर रहा है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड, आई रिपीट माई सेल्फ, एक्सपेक्टेड डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इनटू 100। पहला फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बोल रहा है? डिविडेंड बाय प्राइस प्लस ग्रोथ। अब हर साल कंपनी ग्रोथ भी तो करता है, तुम हर साल शेयर होल्डर को उतना ही डिविडेंड देते रहो, वो खुश रहेगा क्या? ना। नहीं, तुम उसको ग्रोथ जब तक नहीं दिखाओगे कि हर साल मेरा डिविडेंड बढ़ता है, तब तक नए लोग तो अट्रैक्ट नहीं होंगे या पुराने भी छोड़ के भागना चाहेंगे, लेकिन दूसरा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इस कंपनी में वो मजा नहीं आ रहा। तो इसीलिए दूसरा मॉडल का नाम दिया डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल। एग्जाम में कोई सा भी डेटा दे सकता है, अगर सिर्फ डिविडेंड मॉडल देगा तो डिविडेंड मॉडल यूज करो, ग्रोथ का डेटा देगा तो ग्रोथ मॉडल यूज करना। और तीसरा वाला बोला आप ईपीएस कितना कमाते हो, आप एक शेयर पे कितना कमा रहे हो डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इनटू 100। तो ये 3 अप्रोच है डिविडेंड मॉडल का, सॉरी इक्विटी मॉडल का या केई का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो यहाँ फॉर्मूला भी दिया है, थोड़ा सा हेजी हो गया फॉर्मूला आई थिंक, बट शायद पढ़ पाओगे। के ई इक्वल टू डी बाई एन, एनपी, एनपी का मतलब हो गया प्राइस ऑफ द शेयर। देखो यहाँ पे ब्रेकअप लिखा हुआ है, के ई मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डी मतलब देखो हम क्या लिखा है, डी का मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। एक्सपेक्टेड मतलब न तो करंट न पास्ट, ऑलवेज फ्यूचर। और एनपी मतलब नेट प्रॉफिट ऑफ एन इक्विटी शेयर, मतलब आज के दिन इक्विटी शेयर का क्या दाम चल रहा है। तो ये मेरा फॉर्मूला है। आओ इस पे एक सम करते हैं तो बेटर समझ में आएगा। मेरा हर एक मॉडल के बाद एक एक दो एग्जांपल दिया हुआ है आपको। तो कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। एक कंपनी 10 रुपया प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे 10,000 इक्विटी शेयर इशू की है। द कंपनी हैज बीन पेइंग 25% डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द पास्ट 5 ईयर एंड एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। तो यहाँ पे मेरा D0 या D1 एक ही बात है। D1 मतलब फ्यूचर डिविडेंड, D0 मतलब करंट या पास्ट। यहाँ तो दोनों सेम है क्योंकि कंपनी 25% डिविडेंड दे रहा है 5 साल से और उतना ही मेंटेन करने का सोच रहा है फ्यूचर में, मतलब 25% डिविडेंड फ्यूचर में भी होगा। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 175। पहला केस में शेयर का दाम 100 रुपये रखा और अब बोल रहा है कि मार्केट प्राइस 175 हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आप अभी कितना डिविडेंड दे रहे हो? 25%, लेकिन देखना फॉर्मूला के बाद रेट कम हो जाएगा, इसीलिए तो बोले आपको नेट इफेक्ट निकालना है। तो देखो फॉर्मूला क्या बना, 25/100 इंटू 100। डिविडेंड कितना दे रहे हो? 25%। 100 रुपया एक का वैल्यू है, फेस वैल्यू 100 रुपया है। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। फेस वैल्यू 100 रुपया है, वही पहले एग्जाम्पल में वही मार्केट प्राइस मान लिया था। तो डी बाई एन पी इंटू 100 यानी 25/100 इंटू 100 यानी 22.72%। देख लो तुमको। हाँ बोलो। 25 ही आएगा ना? हाँ तो 25 आना था। हाँ क्यों? अच्छा सॉरी, ये तो 25 आएगा, लोग गलती की है। यस
हाँ सॉरी एक मिनट नहीं एक सेकंड करना, एक सेकंड खाली रुकना। शायद ये लोग सॉल्यूशन सही, आंसर सही है, फॉर्मूला में फिगर गलत पुटिंग की है। एक सेकंड रुकना। हाँ 25 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100। हाँ अरे 10% प्रीमियम पे नहीं इशू किया है, वहां पे फिगर लिखना गलती कर गया वो लोग। हाँ 25 बाई 110 इंटू 100। 100। हाँ प्राइस तो 110 है ना, क्योंकि तुम तो 100 का माल कितना में बेचे हो? 110 में 10% प्रीमियम पे बेचे हो भाई, हाँ तो वो 100 का माल 110 हो जाएगा। ठीक। तो 25 बाई 110 इंटू 100 होगा। वहाँ सोल्यूशन गलत छपा है बुक का, ये हम बुक से कॉपी किया था, मिस्टेक है बुक में। 25 बाई 110 इंटू 100 है, यानी 22.72 आएगा। वही देखो बोला, अगर मार्केट प्राइस शेयर का 175 हो जाता तो क्या होता? 25 बाई 1, अब देखो ठीक सॉल्व किया है। 25 बाई 175 इंटू 100, 25 बाई 175 इंटू 100, 14.28। तो देखो तुमको नॉर्मल आई से 25% कंपनी का खर्चा दिख रहा था इक्विटी शेयर्स के पीछे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तुमको नॉर्मल आंखों से 25% दिख रहा था कि कंपनी को 25% डिविडेंड देना पड़ता है। बट ओवरऑल जब कंपनी का शेयर का प्राइस 110 है तो कंपनी को वो 20, क्योंकि देखो वहां 10% का कमाई भी तो हो जा रहा है। हम इशू करते हुए प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो मेरे को 10% फायदा भी तो हो रहा है। 25% जा रहा है, 10% आ भी तो रहा है। बस वैसे नीचे भी 100 का माल 175 में बेचे हैं, तो 25 रुपया जेब से जा रहा है, तो 75 रुपया जेब में आ भी रहे, तो मेरा कॉस्ट 25% नहीं पड़ रहा है, मेरा कॉस्ट पड़ रहा है 14.28। अब दूसरा मॉडल का नाम लिया है लोग ग्रोथ मॉडल। तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया, डी बाई एन प्लस जी इंटू 100। ये जी मतलब ग्रोथ है। देखो यहाँ पर भी हम ब्रेकअप लिख दिया। के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, डी मतलब वही एक्सपेक्टेड डिविडेंड, जी का मतलब ग्रोथ, और एन का मतलब नेट प्रोसीड्स ऑफ एन इक्विटी शेयर। सम्स भी किए हैं इसके ऊपर, तो आ जाओ वो भी देख लेते हैं। अ कंपनी प्लान टू इशू 10,000 इक्विटी शेयर 100 एच पार। कंपनी 100 का माल पार में इशू करना चाहता है, मतलब 100 का माल 100 में। हाँ अब यहाँ एक मजेदार बात है मनीष, जो आप बोले थे उस समय कि सर फ्लोटेशन कॉस्ट के इशू करने का खर्चा भी तो लग सकता है, ब्रोकरेज वगैरह, वो मेरी पॉकेट। देखो नीचे का एन का मतलब क्या है, हम कितना में एक शेयर इशू कर रहे हैं। तो अगर हम एक शेयर 100 रुपए में इशू कर रहे हैं, लेकिन 4 रुपए मेरा ब्रोकर ले रहा है, तो अल्टीमेटली मेरी जेब में क्या आ रहा है? 96। तो नीचे एन क्या हो जाएगा? 96। यानी हमेशा फॉर्मूला क्या हो जा रहा है? डी बाई एन, और वो एन से क्या माइनस कर रहे हो? फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फॉर्मूला में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये बात काम का था। एक्चुअली में फॉर्मूला में लिखना चाहिए था डी बाई एन माइनस एफ सी प्लस जी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेक्टेड फ्लोटेशन कॉस्ट 4% ऑफ द शेयर प्राइस, यानी 100 पार वैल्यू है तो फ्लोटेशन कॉस्ट 4% है, मतलब 4 रुपया फ्लोटेशन कॉस्ट लग जा रहा है। कंपनी पे डिविडेंड ऑफ ₹12 पर शेयर इनिशियली एंड ग्रोथ इन डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 5%। कंपनी 12% करके 12 रुपया करके डिविडेंड दे रहे हैं और ग्रोथ उम्मीद कर रहा है 5% का। कंप्यूट द न्यू कॉस्ट ऑफ कंपनी द कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर। और वही सेकंड क्वेश्चन बोला, इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 120 देन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। तो पहला तो नॉर्मल हो गया, 12/100 माइनस 4 प्लस ग्रोथ क्या बोला है 5%, तो 100 का 5%, 5 रुपया। तो 12/100 माइनस 4 प्लस 5 सॉल्व किया 17.5% आया। वैसे नेक्स्ट वाला में 12/120 प्लस 5%, यहाँ पे भी एक गलती हुआ है, 120 माइनस 4 नहीं किया, लो नीचे में 120 माइनस 4, कंपनी की जेब में 120 नहीं आएगा, कंपनी की जेब में 116 आएगा। तो नीचे भी 12/120 माइनस 4 प्लस 5%, वो आएगा 15%। ठीक है, कोई को कुछ क्वेरी है इन दोनों फॉर्मूला में? एक और सम दिया है, चलो वो भी देख लेते हैं। The current market price of the share of A Limited is ₹95. The flotation cost are ₹5 per share and amount to ₹4.5. ओ यहाँ पे गलती वर्ड गायब हो गया एक वर्ड, द डिविडेंड शुड बी 4.5। करेंट मार्केट प्राइस बोला 95, फ्लोटेशन कॉस्ट बोला 5 रुपया, और ये 4.5 रुपया क्या है ये नहीं बोला, डिविडेंड है ये, एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 7%।
और डिविडेंड में ग्रोथ का उम्मीद 7% का है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ये लोग पूरा ब्लंडर किया है सोल्यूशन में। के बाई एन पी प्लस जी ठीक है, डी का मतलब 4.5 लिखा ठीक है, और नीचे एन पी का मतलब 95 कैसे लिख दिया, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट तो होगा 5 रुपया, 90 होगा नीचे में, प्लस 7% ठीक है ग्रोथ और इंटू 100, तो अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो 11.73 आएगा। यहाँ थोड़ा सा लोग कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है लेकिन सम्स में यूज करना भूल गया। ये लोग वो फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करना भूल गया नीचे में। आप लोग माइनस करोगे हर बार, शेयर प्राइस दिया रहेगा माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करोगे हर बार। क्लियर है ये सबको? कोई का कुछ क्वेरी है? सर जो अपने ग्रोथ ऐड करते हैं वो डायरेक्ट डी में ऐड करके वैसे नहीं कर सकते ना? नहीं नहीं नहीं, आप पहले 4.5/95 सॉल्व करोगे, उसमें प्लस 7% करोगे। प्लस 7 वैसे उसमें करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ अब आ जाता है लास्ट अप्रोच इक्विटी का, अर्निंग अप्रोच। फॉर्मूला भाई ई बाई एन पी, या ई का मतलब क्या, अर्निंग पर शेयर, एन पी का मतलब वही नेट प्रोसीड्स, के ई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो बोलना चाहो। इस पर भी एक एग्जाम्पल दिए हम। अ फर्म इज कंसिडरिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹75 लाख फॉर एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन। कंपनी को लग रहा है उसको 75 लाख रुपया चाहिए अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। आपको इन्फॉर्मेशन क्या बोला, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी का 10 लाख है, अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 10 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर 100 रुपीज है, और नेट अर्निंग कंपनी का 100 लाख रुपए है, यानी 1 करोड़ है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल एज्यूमिंग दैट न्यू शेयर विल बी इशूड एट अ प्राइस ऑफ 92 पर शेयर एंड द कॉस्ट ऑफ न्यू इशू विल बी ₹2 पर शेयर। नया इशू करने के लिए 2 रुपया कॉस्ट भी पड़ेगा आपको। तो पहले लोग एग्जिस्टिंग का निकाला, पहले लोग एग्जिस्टिंग का ईपीएस निकाला, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, ईपीएस बाई एन यानी इशू प्राइस ऑफ द शेयर इंटू 100, ई बाई एन पी है, तो पहले ई निकाल लिया है लोग। ई कैसे निकाला, कंपनी कितना अर्निंग कर रहा है 100 लाख, और कितना नंबर ऑफ शेयर है 10 लाख, तो कंपनी एक शेयर पे कितना कमा रहा है, कंपनी एक शेयर पे कितना कमा रहा है 10 रुपीज। तो बस पहले नॉर्मली निकाल लिया, 10 बाई एग्जिस्टिंग शेयर का निकालने बोला है पहले आपको क्वेश्चन में, आपको दोनों अलग अलग निकालने बोला, एग्जिस्टिंग शेयर का भी और न्यू इशू का भी। तो देखो एग्जिस्टिंग का तो नॉर्मली निकल गया, ई कितना आ गया 10, मेरा एक शेयर का इशू प्राइस कितना है, मेरा एक शेयर का इशू प्राइस कितना है, पहले 100 रुपये था, नया वाला 92 में इशू किया है ना, पहले तो 100 रुपये था एक शेयर का वैल्यू, तो 10/100 इंटू 100 यानी 10% आया। अब देखो नया वाला के लिए सॉल्व किया, ई मेरा 10 है, इशू प्राइस क्या है 92, और उसमें 2 रुपया कॉस्ट भी लग जा रहा है, तो देखो 92 माइनस 2 फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 10/90 इंटू 100, तो मेरा ओवरऑल रेट क्या पड़ रहा है 11.11%। ये भी क्लियर है सबको? देखो नहीं क्लियर है बोल सकते हो, नया सब्जेक्ट है। ऑल राइट, तो ये मेरा इक्विटी पार्ट था। अब आ जाते हैं डेब्ट पार्ट पे, और ये थोड़ा सा ध्यान रखने लायक चीजें हैं। डेब्ट अगर आपको आ गया तो आपको प्रेफरेंस शेयर भी आ जाएगा, अगर डेब्ट यानी डिवेंचर आपको आ गया तो प्रेफरेंस शेयर भी आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, पहले बोला अगर डिवेंचर पार पे इशू करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, KD इजिकल टू 1 - T इंटू रेट, 1 - T इंटू रेट, क्योंकि मेरा टैक्स बचाता है, तो इसीलिए अगर मान लो 50% टैक्स है तो 1 - T यानी 1 - 0.5, और अगर रेट मेरा 10% है तो 0.5 इंटू 10 यानी 5%। तो हम यही तो बोल रहे थे, 10% डिवेंचर को ब्याज दे रहे हैं और 50% टैक्स के कारण मेरा टैक्स सेविंग भी हो रहा है उसके ऊपर, तो अल्टीमेटली मेरे को 5% कॉस्ट पड़ रहा है। लेकिन यही अगर हम शेयर प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नेट इशू, मतलब वही शेयर का दाम माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट अगर है तो इंटू 1 - T।
या ऊपर ये 1 माइनस टी को ऊपर रख दो, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, इंटरेस्ट ही तो देते हो डिवेंचर वालों को, रेट या इंटरेस्ट एक ही बात है, वहां आर लिख दिया या आई लिख दो, एक ही बात है। आई मतलब इंटरेस्ट पर शेयर इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई एनपी। देखो इसका भी यहाँ ब्रेकअप लिखिए, केडी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आई मतलब इंटरेस्ट पेएबल, नेट एनपी मतलब नेट प्रोसीड ऑफ डिवेंचर, टी मतलब टैक्स रेट। तो देखो इस पे एग्जांपल करते हैं, बेटर समझ में आएगा। 4 एग्जांपल है यहाँ पे आपके सामने। ए लिमिटेड इशूड 10 लाख 8% डिवेंचर एट पार, टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी 50%, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। डेब्ट कैपिटल का कॉस्ट निकालने बोला है। कंपनी 10 लाख डिवेंचर इशू किया 8% रेट पे, वो भी पार पे, मतलब 100 का माल 100 में। तो देखो पहले सॉल्यूशन कैसे किया, फॉर्मूला लिख दिया 1/NP इंटू 1 माइनस टी। तो देखो 8,000 ब्याज दे रहे हैं, 10 लाख रुपया पे 8% ब्याज है, कितना होगा 8,000। तो देखो 8,000 ब्याज हुआ डिवाइडेड बाई पार में बेचे थे यानी 1 लाख इंटू 0.5, तो 8,000 बाई 1 लाख इंटू 0.5, तो 4% रेट है, आना भी चाहिए था। 8% रेट था, वो अपने आप ही 0.5 होना ही था। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या बोला, बी लिमिटेड का 1 लाख रुपीस का डिवेंचर है, 8% रेट है, इशू किया है प्रीमियम ऑफ 10% पे, द टैक्स रेट इज 60%, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो 8% डिवेंचर को 10% प्रीमियम पे इशू किया है, तो मेरा इंटरेस्ट कितना जा रहा है 1 लाख का 8% 8,000, 1 लाख का 8% 8,000। हम इशू कितना में कर रहे हैं 1 लाख का सामान 10% प्रीमियम पे, मतलब 1,10,000 पे। तो 8,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000 इंटू 1 माइनस टी यानी 1 माइनस 0.6, टैक्स का रेट 60% है, 1 माइनस टी यानी 0.6, तो 8,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000 इंटू 0.6, रेट आएगा 2.91। तो देखो कंपनी को कितना लग रहा था कि हमको 8% ब्याज देना पड़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली देना कितना पड़ रहा है 2.91 खाली। तीसरा एग्जांपल देखो, ए लिमिटेड इशूड 1 लाख 8% डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इस बार डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किया है, टैक्स रेट 60% है, बोला कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल निकाल के बताओ। तो देखो उसको भी सॉल्व किया, ब्याज कितना चुका रहा है 8,000, इशू कितना में किया है 1 लाख का सामान 5% डिस्काउंट पे, मतलब 95,000 में, इंटू 1 माइनस 0.6 आएगा 3.37। तो देखो यहाँ पे रेट क्या पड़ गया तुमको 3.37 पड़ गया, रेट थोड़ा सा बढ़ रहा है। लास्ट एग्जांपल, बी लिमिटेड इशूड 10 लाख 9% डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन आर 2%, फ्लोटेशन कॉस्ट भी लग रहा है कंपनी को 2% का, टैक्स रेट बोला है 50%। तो यहाँ पे एक तो प्रीमियम पे इशू हुआ है, मतलब 10 लाख का सामान 11 लाख में इशू हुआ है, और 2% प्रीमियम भी देना पड़ा है, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट देना पड़ा है कंपनी को, टैक्स का रेट 50% है, ओवरऑल डिवेंचर का इंटरेस्ट 9% है। तो 10 लाख का 9% 90,000 डिवाइडेड बाई इशू करने का 11 लाख, लेकिन उस पर 2% प्रीमियम भी, यानी अल्टीमेटली 10,78,000 इंटू 1 माइनस 0.5 टैक्स रेट, सॉल्व किया आया 4.17। आपको रेट से मतलब है, आगे जो सॉल्व किया उसको इग्नोर करो। 4.17 मेरा रेट पड़ रहा है। तो ये क्लियर है सबको, ये 4 एग्जाम्पल के थ्रू फॉर्मूला एक ही है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई नेट प्राइस ऑफ द शेयर माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, फॉर्मूला इतना ही है। इंटरेस्ट का मतलब पता ही है, 1 माइनस टी यानी टैक्स का रेट यानी 0.5 0.6 जो भी हो, और नीचे नेट प्रोसीड मतलब कितना रुपया आपकी जेब में आ रहा है। तो प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो बढ़ा लो, फ्लोटेशन कॉस्ट दे रहे हो तो माइनस कर दो, साथ में डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट दोनों हो तो दोनों माइनस हो जाता। अल्टीमेटली तुम्हारी जेब में कितना रुपया आ रहा है डिस्काउंट देने के बाद और ब्रोकर को देने के बाद, या प्रीमियम लेने के बाद और ब्रोकर को देने के बाद। कोई का डाउट? इज इट क्लियर? यस या नो? यस सर। यस सर। अब आ जाते हैं डेब्ट का आज का क्लास का लास्ट पार्ट, डेब्ट सॉल्व करने का सेकंड तरीका। अगर ये डेब्ट रिडीमेबल डेब्ट हो, डिबेंचर अगर रिडीमेबल हो,
तब क्या होगा, तब थोड़ा सा फॉर्मूला बदलेगा, ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा, हालांकि टफ नहीं है। तो देखो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन आपको देना था 1 माइनस टी पी माइनस एन डिवाइडेड बाई एन। ये क्या है, पी माइनस एन डिवाइडेड बाई एन, इसका मतलब क्या है, पी का मतलब होता है आपका रिडम्पशन प्राइस, एन का मतलब इशू प्राइस, और एन उस छोटा वाला एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितना में रिडीम कर रहे हो माइनस कितना में इशू किए थे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नीचे p प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, ये 1 बाई एन को गोली मारो। तुम्हारा तो सिंपल सॉल्व करना है, i इंटू 1 माइनस टी यानी इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, नीचे हो जाएगा p प्लस एन बाई 2, ऊपर हो जाएगा p माइनस एन डिवाइडेड बाई एन। p का मतलब कितना में रिडीम कर रहे हो, n का मतलब इशू प्राइस, और छोटे वाले n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, नीचे p प्लस एन बाई 2 हो जाएगा। और ये 1 बाई एन को तुम इग्नोर कर दो, तुम अपना एक फॉर्मूला लिख लो, i इंटू 1 माइनस टी प्लस p माइनस एन बाई एन होल डिवाइडेड बाई p प्लस एन डिवाइडेड बाई 2। देखो ये लोग कैसे सॉल्व किए, ये लोग जैसे सॉल्व किया हम तुमको दिखा देता है, प्लस हम अपना वाला फॉर्मूला भी तुमको अप्लाई करके दिखा देंगे। A company is issuing rupees 20 lakh 10% redeemable debenture at a discount of 5%। एक कंपनी 20 लाख रुपया का डिवेंचर इशू कर रहा है, 10% रिडीमेबल डिवेंचर इशू कर रहा है, रिडीमेबल 10% वाला एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन इज 50,000। कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट पड़ेगा 50,000 रुपया। डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर्स। आपको बोला बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स दोनों रेट निकाल के बताओ, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स दोनों रेट निकाल के बताओ। कॉस्ट ऑफ डेट बोला टैक्स रेट 55% है। तेरे को इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, तुम पहले इसका वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो i प्लस 1 बाई एन इंटू पी माइनस एन डिवाइडेड बाई हाफ इंटू पी प्लस या पी प्लस एन बाई 2। तो देखो 20 लाख प्लस 1 बाई 8 कितना साल में रिडीम कर रहे हैं, 8 साल में। तो ये लोग कैसे सॉल्व किया, 20 लाख इशू प्राइस प्लस 1 बाई 8, 20 लाख प्लस कितना में रिडीम कर रहे हो, 5% डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हो। तो आज इशू कर रहे हो 20 लाख में और वापस लोगे 18,50,000 में, होल डिवाइडेड बाई 20 लाख प्लस 18,50,000 डिवाइडेड बाई 2। अब आप मेरा वाला फॉर्मूला से सॉल्व करो। आप एक जगह नोट डाउन करो, एक सेकेंड नोट करो। हम भी एक के डी इक्वल्स टू आई इंटू 1 माइनस टी प्लस के डी इक्वल्स टू आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर पी यानी रिडम्पशन प्राइस माइनस आई पी मतलब इशू प्राइस होल डिवाइडेड बाई दैट डिवाइडेड बाई मतलब आर पी माइनस आई पी जो लिखियो उसको डिवाइडेड बाई एन कर देना। तो आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर पी माइनस आई पी डिवाइडेड बाई एन। अब ये जो पूरा बात लिखियो होल डिवाइडेड बाई आर पी प्लस आई पी डिवाइडेड बाई 2, मतलब एवरेज करना इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस का। फॉर्मूला हुआ नोट डाउन सबका, किसी का मिस हो रहा है तो बोलो। डिवाइडेड चलो तो पहला हमको क्या लिखना है, आई मतलब इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, 20 लाख का 10% यानी 2 लाख, 2 लाख। 20 लाख का 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं तो 2 लाख। रिडीम डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो अच्छा टैक्स रेट कितना है 55 यानी 1 माइनस 0.55। आई लिखे 2 लाख, फॉर्मूला देखिए नोट डाउन कर लिया सब कोई। तो आई में लिखोगे 2 लाख, इंटरेस्ट 2 लाख है, 1 माइनस टी यानी टैक्स रेट तो 0.55, 55% टैक्स रेट है तो 1 माइनस 0.55 प्लस रिडम्पशन प्राइस कितना है तुम्हारा 18,50,000
डिस्काउंट ऑफ 5% पे रिडीम करने वाले हो, यानी रिडम्पशन प्राइस 18,50,000। इशू प्राइस कितना है? 20 लाख। लेकिन तुम कितना में इशू करने वाले हो? 50,000 का फ्लोटेशन कॉस्ट भी तो देना है, तो तुम्हारी जेब में कितना आएगा? 19,50,000 होल डिवाइडेड बाई 8, नंबर ऑफ ईयर्स 8 है, n मतलब नंबर ऑफ ईयर। अब होल डिवाइडेड बाई आरपी कितना है? 18,50,000। इशू प्राइस कितना है? 19,50,000 प्लस करोगे डिवाइडेड बाई 2 को अगर सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करके दोबारा ग्रुप में फोटो डाल रहे हैं आपके। तो सॉल्व करते हैं फटाफट। 20 लाख इंटू 2 लाख इंटू 0.45, क्योंकि 1 माइनस 5 करोगे तो 0.45 आएगा। तो 90,000 मेरा इंटरेस्ट हो रहा है, प्लस 18,50,000 माइनस 19,50,000 डिवाइडेड बाई 8। आंसर माइनस में आ रहा, माइनस 12.50, माइनस 12,500 होल डिवाइडेड बाई 18,50,000 प्लस 19,50,000 डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा 19 लाख इंटू 100। तो 90,000 माइनस 12,500 डिवाइडेड बाई 19 लाख इंटू 100। 4 कुछ गलती हुआ है लगता है। 90,000 माइनस 12,500, सॉरी 90,000 माइनस 12,500 डिवाइडेड बाई 19 लाख इंटू 100, 4.07%। ये मेरा ओवरऑल कॉस्ट पड़ेगा। हम फोटो खींच के भेज रहे हैं सॉल्यूशन का। भेज दिया फोटो आप लोग को, सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। हाँ सर 4.08। 4.08 आएगा, अपना क्रॉस चेक कर सकते हो आप लोग सॉल्यूशन। सर इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट ना बस। क्या चीज? आप पॉइंट के बाद 2 डेसिमल। ठीक है। ये लोग सॉल्यूशन गलत किए, ये लोग फ्लोटेशन कॉस्ट को इग्नोर ही कर दिए। हाँ और पहला वाला देखो, एक बात और बता देंगे, पहले ये सॉल्यूशन गो थ्रू कर लो सब कोई। किसी को कोई डाउट है तो बिंदास बोलो पहले। एनीवन, नेहा, कायनात, चिराग, आयुष, हर्ष, सम्राट। कोई डाउट नहीं है? बोलना था, अच्छा याद दिलाया। एक बात और नोट डाउन कर लेना, अगर यही बिफोर इंटरेस्ट भी निकालने बोला है, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स दोनों निकालने बोला आपको यहाँ पे, तो जब बिफोर टैक्स करते तो ये 1 माइनस टी गायब हो जाता, बाकी सब कुछ सेम रहता। ये जो अभी फॉर्मूला लिखे हो ना आप लोग, अगर यही आपको बिफोर टैक्स निकालने बोलता तो ये 1 माइनस टी खाली गायब हो जाता फॉर्मूला में से। मतलब 2 लाख लिखते आई की जगह, 1 माइनस टी कुछ नहीं लिखते, आरपी आईपी का प्राइस लिखते, रिडम्पशन प्राइस और इशू प्राइस डिवाइडेड बाई 8 साल करते, और नीचे भी आरपी प्लस आईपी बाई 2 करते। ये 1 माइनस टी गायब हो जाता। क्वेश्चन में बोला भी है, देखो ठीक से अगर गौर करो, यहाँ पे एक चीज गौर करो, यहाँ पे बोला आपको द डिबेंचर आई रिडीमेबल आफ्टर 8 years, कैलकुलेट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट।
तो बिफोर टैक्स 1 माइनस टी हटा देना, आफ्टर टैक्स 1 माइनस टी लगा देना। ठीक है। हाँ सर।